चलो प्राणियों, जल्दी से आ जाओ। क्या बात है, बहुत कम लोग आते हो आजकल। अखिल कह रहे हैं फर्स्ट टाइम लाइव ले रहा हूँ क्लास। अखिल जी वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए, वह प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्यशाला प्रविधि कहते किसको हैं? कार्यशाला कहते किसको हैं? नहीं, अभी तक सारे प्राणी नहीं आ रहे हैं, 11-12 पर अटके पड़े हुए हैं। वैकेंसी को लेकर के क्यों सैड हो आप लोग? वैकेंसी को लेकर के सैड ना हो, वैकेंसी आएगी, तय है। इसीलिए लग रहा है कि रुझान लड़कों का कम हो गया है ना? वैकेंसी को लेकर के बिल्कुल परेशान ना रहो, वैकेंसी तय है कि आना है। अब कुछ ऐसे हैं उल जलूल के दिमाग वाले जो फर्जी का बहका देते हैं आप लोगों को। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने बोला कि दिसंबर तक हम 50,000 से अधिक और शिक्षकों की भर्ती की दिशा में सोच रहे हैं। तो उसमें डाउट क्या हो गया आपका, बताओ? प्राणी आ नहीं रहे हैं, देख रहा हूँ 8 लोग 9 लोग यही बचे हो। मैसेज प्राप्त हुआ है कि नहीं आप लोगों को? कहाँ 100 तक पहुंचते थे, कहाँ 7 ही संख्या रह गई है। दिमाग में नकारात्मकता ना लाओ, वैकेंसी तय है, आएगी। बस सरकार कुछ मामलों को डिसाइड कर ले तो। मामला क्या डिसाइड करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बार सरकार जल्दी वैकेंसी करवाना चाह रही है। सरकार ये नहीं चाह रही है कि भर्ती फंसे, क्योंकि अगर अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाएगी सरकार तो हो सकता है कि कोर्ट कोर्ट उसको खेलना पड़े। कई ऐसे मामले आएंगे, क्योंकि अंतिम समय है सरकार का, तो धांधली भी बहुत सारा होगा। सरकार में ही बैठे लोगों के जरिए कुछ लोग जुगाड़ सुगाड़ करेंगे। तो सरकार लंबा प्रोसेस नहीं करना चाह रही है वैकेंसी को लेकर के। हमें तो पूरा लग रहा है कि यूपी टेट का विज्ञापन आएगा और उसके पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा कि यूपी टेट के विज्ञापन में ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप यूपी टेट के मेरिट के अकॉर्डिंग आपका गुणांक बना दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जल्दी से, क्योंकि यूपी टेट के होने तक सब लोग शांत रहेंगे। यूपी टेट हुआ, वहीं पर सरकार ने घोषणा कर दी कि यूपी टेट के मेरिट, यूपी टेट को और एकेडमिक गुणांक को जोड़ करके वैकेंसी आपकी दे दी जाएगी, क्लियर कर दिया जाएगा। यही होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रोसेस अपनाएंगे उतना ज्यादा उलझेंगे। समझ में आ रही बात? पहले हमको ये बता दो, मैसेज आप लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? 100 लोग रहते थे, 100, 110, 105 लोग रहते थे, 70-72 कंटिन्यू बने रहते थे, आज एकदम गायब हैं। तो अगर लाइव नहीं पढ़ना है सबको तो रिकॉर्डेड हम वीडियो दे देंगे। मतलब इतना ज्यादा होपलेस हम प्राणी देखे नहीं है जितना होपलेस आप हो गए। 100 सवा 100 की संख्या होती थी, आज 7-8 पर आकर के अटक गए हो। जैसे लग रहा है कि जीवन ही छोड़ दोगे, अब पढ़ाई लिखाई का मतलब ही खत्म हो जाएगा।
चलो कार्यशाला प्रविधि हम लोग पढ़ लेते हैं। वह प्रविधि जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने समूह, ठीक है, अपने समूह के सदस्यों के, अपने व अपने समूह के सदस्यों, अपने समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक, सदस्यों के अनुभवों के अनुभवों के पारस्परिक, अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा, पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा, आदान प्रदान के, आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी, आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी, किसी विषय की जानकारी विषय की जानकारी प्राप्त करता है, किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। चलिए यहां पर क्या हो गया, कार्यशाला प्रविधि किसको कहते हैं? कार्यशाला में क्या होता है कि वह प्रविधि जिसमें छात्र वास्तविक रूप से स्वयं सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व अपने समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। मतलब कि ये इकट्ठा होकर के, है ना, इकट्ठा होकर के परस्पर सक्रिय होते हैं और एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी को कार्यशाला प्रविधि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्यशाला प्रविधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। चलिए आगे इस बात को नोट करता हूं अगले पेज पर, जल्दी से इसको नोट करो, जो लोग भी नोट कर रहे हैं अगले पेज पर मैं चलता हूं। चलिए अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। छात्र इसमें, नोट क्या करना है, छात्र इसमें, छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, सक्रिय प्रतिभाग करता है। अतः प्राप्त ज्ञान अस्थाई, अतः प्राप्त ज्ञान, अतः प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान अस्थाई, विश्वसनीय व उपयोगी होता है, विश्वसनीय व उपयोगी होता है। प्राप्त ज्ञान विश्वसनीय व उपयोगी होता है। ठीक है, देखो अगर लाइव नहीं जुड़ पाओगे आप लोग तो मोटिवेशन हमारा नहीं बन पाएगा पढ़ाने का। अभी तो हम शिक्षण की प्रविधियां पढ़ रहे हैं, अभी विधियां पढ़ना है, शिक्षण के कौशल अभी पढ़ना है बाकी, और सबसे महत्वपूर्ण है सुपर टेट वालों के लिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसमें जब तक संख्या नहीं दिखेगी तब तक दमदारी से हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और यही 5 लोग 4 लोग अचानक 100 सवा 100 के लाइव में से 5 4 लोग लाइव आओगे तो हम रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि एक प्रकार का इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम मशीन के जैसे खड़े हो गए हैं पढ़ाने के लिए। और ये एक दिन के अंतर में ये घटना घटी। अभी कल के पहले जो हमने क्लास लिया था उसमें 125 के करीब लाइव पहुंचे थे, कल की क्लास में 5-6 आए, आज की क्लास में तो 6 अनवरत रूप से बने हुए हैं। चलो एक बार
संख्या गलत शो कर रहा है। अच्छा, एक बार कितने लोग लाइव हो, जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हो, सब लोग लाइव लिख करके भेजो। तो जितने लोग लाइव हो केवल मैसेज लाइव लिखो और भेजो, एक ही बार भेजना। जितने लोग लाइव हो केवल एक ही बार लिख करके मैसेज भेज दो आप लोग लाइव। राधा हो गए, गौरव हो गए, एक ही बार भेजना, कई बार मत भेजो। अच्छा, ये हमको लग रहा है तब यूट्यूब का कोई टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है हमको। लाइव कितने लोग हो तो देखो, नाम में आया है स्वाति है, सिंपी है ना, पुष्पा, सिद्धू, अजय, विशाल, रमाकांत, ललिता, रंजीत, प्रेरणा, प्रिया, आरपी गौतम, सपना, प्राज्ञा, स्मिता, सर्वेश, शिवम, रामबली। तो बहुत लोग तो लाइव हो यार ये, लेकिन संख्या केवल दिखा नहीं रहा बस। लाइव तो लगभग सब लोग हैं। चलो तब हमको काम शुरू करने दो। तब हम लाइव सब लोग हो, संख्या में केवल 7 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, वो यूट्यूब से फॉल्ट है इसका मतलब। हाँ, लाइव लगभग सब लोग हैं, जितने लोग लाइव होते हैं सभी लोग लाइव हैं, लेकिन संख्या उसमें आप नंबर ऑफ डिजिट जो है ना लाइव वालों की वो नहीं दिख रहा है। बाकी जितने लोग मैसेज आप लोग कर रहे हो ये तो बहुत ज्यादा संख्या है, 6 की कई गुना है। हाँ, लाइव का मैसेज अभी तक आता जा रहा है, तो संख्या पर्याप्त है, पूरी है। बस इसमें हम देखो, यही होता है डिजिट का खेल। हम अंकों में फंसे पड़े हुए लोग हैं, है ना, अंकों में फंसे पड़े हुए लोग हैं। हमारा जीवन ही पूरा अंकों में बीत रहा है। हाँ, अंकों में किसी कपड़े को देखने जाते हैं तो सबसे पहले कपड़े की क्वालिटी नहीं, कॉलर पलट करके हम उसका दाम देख लेते हैं, डिजिट कितना लिखा हुआ है ना। हाँ, कहीं भी ये अंक का खेल है सब। तो 7 और 5 अंक दिख रहा था तो हमारा मोटिवेशन डाउन, हमारा मॉरल डाउन हो रहा था, मोटिवेशन नहीं बन पा रहा था। तो पता ये चल रहा है कि भैया 7 के पीछे कितने लोग हो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ज्यादा ही संख्या है, बस केवल लाइव नहीं दिख रहा है। चलो तब पढ़ाते हैं। चर्चा किस बात की चल रही थी? कार्यशाला प्रविधि का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, और इस कार्यशाला प्रविधि में हमने समझाया आपको कि ये वो प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से स्वयं सक्रिय रहते हुए अपने व अपने समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब आमने सामने का ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नजदीक तथा प्रत्यक्ष होती है। यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। कार्यशाला है उसी प्रकार का कि जहां इकट्ठे होकर के किसी एक विषय पर लोगों के द्वारा चर्चा और परिचर्चा प्रस्तुत की जाती है, वही जो है कार्यशाला प्रविधि होती है। इसमें का हर एक सदस्य एक्टिव होता है और अपने अनुभवों का आदान प्रदान एक दूसरे तक वो करता है।
आगे इसी बात को बढ़ाते हुए हमने समझाया कि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, अतः प्राप्त ज्ञान अस्थायी, विश्वसनीय व उपयोगी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। यह जो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्यशाला प्रविधि का प्रयोग सर्वाधिक किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि हमारे जो अधिगम का क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है? ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है अधिगम का, और अधिगम का भावात्मक क्षेत्र होता है, और अधिगम का क्रियात्मक क्षेत्र होता है ना? 3 क्षेत्र होता है या 3 पक्ष होता है जिसमें हम लर्निंग करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की लर्निंग हमारी होती है जब हम विषय से संबंधित ज्ञान और सूचना को प्राप्त करते हैं। भावात्मक पक्ष की लर्निंग होती है जब हम चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को सीखते हैं, अपने संवेगों पर नियंत्रण सीखते हैं। और क्रियात्मक पक्ष का मतलब है कि जिसमें हमारे आदत और स्वभाव का निर्माण होता है। ये जो क्रियात्मक पक्ष की लर्निंग है ना, ये क्रियात्मक पक्ष की लर्निंग से संबंधित है कौन? कार्यशाला प्रविधि। तो इस बात को यहीं पर नोट कर देते हैं हम कि यह प्रविधि या इस प्रविधि का प्रयोग इस प्रविधि का प्रयोग इस प्रविधि का प्रयोग इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, मेनली इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि ये जो कार्यशाला प्रविधि है ना, इसमें क्रियात्मक पक्ष के विकास पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब वह किसी समूह में रहेगा, किसी मुद्दे पर कार्यशाला का आयोजन हुआ होगा, तो सभी लोग एक्टिव रहेंगे, है ना? एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव रहने का मतलब है कि कार्य करते हुए चीजों को सीखते हैं। जैसे विज्ञान की कार्यशाला आयोजित होती है, कई बार आपने देखा है कि ये उच्च स्तर पर ज्यादा कारगर होता है, जटिल विषयों में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बच्चों की कार्यशाला एक आयोजित हो जाती है जिसमें वो प्रयोग और प्रेक्षण करते हैं। प्रयोग और प्रेक्षण करके आपस में ही वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है आपके शारीरिक अंगों का संचालन, अंग प्रत्यंग का संचालन आप कैसे कर रहे हैं, आप अपना स्वभाव किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये उसी का मेन रोल होता है उसमें। ठीक है, तो मेनली इस बात को ध्यान रखना कि इससे जो है वो क्रियात्मक पक्ष का विकास महत्वपूर्ण तरीका होता है, ये है ना? यानी कि ज्यादातर ये किस पर होता है? क्रियात्मक पक्ष के विकास पर आधारित होता है इसमें। और इसमें प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञानार्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। एक बात और होती है, जो प्रायोगिक कार्य के द्वारा प्रायोगिक कार्य के द्वारा प्रायोगिक कार्य के द्वारा ज्ञानार्जन को प्रायोगिक कार्य के द्वारा ज्ञानार्जन को महत्व देना, ज्ञानार्जन को महत्व देना। तो इसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि प्रायोगिक कार्य के जरिए ज्ञानार्जन को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ और बातें हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग कुछ। कार्यशाला के उद्देश्य क्या होने चाहिए, है ना? कार्यशाला के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो इस बात को हम लोग नोट कर लें। कार्यशाला के कार्यशाला के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो कार्यशाला का जो उद्देश्य होता है उसके उद्देश्यों को नॉर्मल जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उसी के अंतर्गत इसको भी बांटा जाता है।
महत्व के बाद क्या लिखा था? अच्छा, कहां पर? चलो देख लेते हैं। महत्व के बाद हमने क्या लिखा था? महत्व कहाँ था? हाँ, प्रायोगिक कार्य के द्वारा ज्ञानार्जन को महत्व देना। ठीक है, प्रायोगिक कार्य के द्वारा ज्ञानार्जन को महत्व देना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्यशाला के जो उद्देश्य होते हैं, इसके उद्देश्य को अगर हम समझेंगे तो इसके उद्देश्य को भी 3 चरण में हम विभाजित करेंगे। पहला उद्देश्य हम किसके मद्देनजर पढ़ेंगे? ज्ञानात्मक, है ना। हाँ, पहला उद्देश्य कौन सा हम ध्यान में रखेंगे? ज्ञानात्मक उद्देश्य। कार्यशाला का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, इसको हम समझा देते हैं। वन लाइनर नोट कर लीजिए। शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना, है ना। सवाल डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे डायरेक्ट आपको सवाल पूछ ले कि कार्यशाला प्रविधि में शिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान किस प्रकार के उद्देश्य से संबंध रखता है, तो किस प्रकार के उद्देश्य से संबंध रखता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंध रखता है। या कार्यशाला प्रविधि में निम्नलिखित में से, या कार्यशाला प्रविधि का ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्न में से कौन है? ध्यान से सुनो इस बात को। कार्यशाला प्रविधि में ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो जो मैं ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखवाऊंगा उसको ध्यान में रख लेना, भावात्मक उद्देश्य जो लिखवाऊंगा उसको ध्यान में रख लेना, क्रियात्मक उद्देश्य जो लिखवाऊंगा उसको ध्यान में रख लेना। आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना। शिक्षण संबंधी समस्याओं का, शिक्षण संबंधी समस्याओं का, समस्याओं का समाधान खोजना, समाधान खोजना। ठीक है, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजना, ये पहला इसका उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब दूसरे की अगर हम चर्चा करें तो इसमें किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना। दूसरा क्या हो जाएगा? किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना, किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना, व्यवहारिक पक्ष को समझना, व्यवहारिक पक्ष को समझना, किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को समझना। यह भी किसका उद्देश्य होता है? कार्यशाला के ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। और तीसरे उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षण उद्देश्यों एवं विधियों का निर्धारण करना भी इसी के अंतर्गत आएगा। शिक्षण उद्देश्यों एवं विधियों का, शिक्षण उद्देश्यों एवं विधियों का, शिक्षण उद्देश्यों एवं विधियों का निर्धारण करना, उद्देश्यों एवं विधियों का निर्धारण करना, उद्देश्यों एवं विधियों का निर्धारण करना, यह भी इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है ना। अब ये तो 3 हो गए आपके कौन से उद्देश्य? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञान और सूचना से संबंधित उद्देश्य ये आपके हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, हम क्रियात्मक उद्देश्य पढ़ लेंगे कि कार्यशाला का क्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो अगली हेडिंग दे देना है कौन सा? क्रियात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य यहां पर नहीं होगा, क्रियात्मक उद्देश्य। इसका क्रियात्मक उद्देश्य कौन सा होता है? तो इसके क्रियात्मक उद्देश्य की बात करेंगे तो शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना। ये समूह में कार्य करने व सहयोग की भावना का विकास करना, समूह में कार्य करने, समूह में कार्य करने व कार्य करने व सहयोग की भावना का, कार्य करने व सहयोग की भावना का, सहयोग की भावना का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना। ठीक है, ये हो गया। चलिए,
शिक्षा की प्रभावी विधियों और प्रविधियों का निर्धारण करना, शिक्षा की प्रभावी विधियों एवं प्रविधियों का, विधियों एवं प्रविधियों का, विधियों एवं प्रविधियों का निर्धारण करना, विधियों एवं प्रविधियों का निर्धारण करना। ठीक है, ये हो गया। शिक्षण के नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना, अगला हो जाएगा क्या, शिक्षण के नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना, शिक्षण के नवीन उपागमों का, नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना, शिक्षण के नवीन उपागमों का प्रशिक्षण देना, ये कार्यशाला के क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये कार्यशाला के क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कार्यशाला में शिक्षण का तरीका क्या होता है इसको समझा दें। प्रयोगात्मक और क्रियात्मक, देखो प्रयोगात्मक क्या होता है, प्रयोग ये क्रिया होती है, दोनों एक ही हैं, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक दोनों एक ही हैं। प्रयोग करने के लिए करना पड़ता है, डूइंग दोनों का मतलब हो जाता है। प्रकरण का मतलब होता है कोई टॉपिक, हाँ बिल्कुल सही, धीरज ने उत्तर दिया है, प्रकरण का मतलब कोई टॉपिक होता है। चलिए अब आगे इसमें कुछ बातें हम लोग नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, कार्यशाला में शिक्षण का क्या क्रम होना चाहिए, यह सवाल बनता है। तो कार्यशाला में शिक्षण का क्रम, कार्यशाला में शिक्षण का क्रम, कार्यशाला में शिक्षण का क्रम कैसा होना चाहिए। पहली बात तो प्रकरण या समस्या का चयन, है ना, लिख देता हूं हर एक बात, प्रकरण या समस्या का चयन, प्रकरण या समस्या का चयन, प्रस्तुतिकरण व स्पष्टीकरण, इसी में आएगा, ये कहीं में, ये प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण। ठीक है, ये बात हो गई, ये पहला हो गया। दूसरे पर चलते हैं, पाठ पर आधारित कार्य। दूसरा क्या है, पाठ पर आधारित कार्य, पाठ पर आधारित कार्य। पाठ पर आधारित कार्य में क्या होगा, मतलब समूहों में हम देंगे बांट को, बच्चों को समूहों में बांट करके पाठ पर आधारित हम कार्य देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कार्य के विविध तौर तरीकों के प्रयोग का अभ्यास, पाठ के या कार्य के, सॉरी, कार्य के विविध तौर तरीकों का, कार्य के विविध तौर तरीकों का, विविध तौर तरीकों का विविध तौर तरीकों का अभ्यास करवाएंगे। विविध तौर तरीकों का अभ्यास, वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान, 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 सहभागियों के साथ कार्य, सहभागियों के साथ कार्य, सहभागियों के साथ कार्य, और इसमें तैयार सामग्री की जांच, परीक्षण या निरीक्षण, तैयार सामग्री की
जांच, निरीक्षण या परीक्षण, निरीक्षण या परीक्षण, ठीक है। और अंत में क्या होगा, निष्कर्ष। अंत में किसका पद आएगा, अंत में आएगा निष्कर्ष। चलिए, ये हो गया कार्यशाला प्रविधि, है ना। और अंतिम प्रविधि हम लोग पढ़ लेते हैं, भ्रमण प्रविधि। हाँ, प्रयोग क्रिया के अंतर्गत ही आ जाएगा, बिल्कुल। आरपी गौतम जी बहुत सही। और शिवम जी कह रहे हैं कि सीडीपी पढ़ा पाना ही अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है जो आपको आती है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कोई आर्ट या कला पढ़ा पाने का कौशल, गुरु नहीं कभी महान होता है, महान होते हैं शिष्य। पढ़ने और सीखने वाले महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम उदाहरण दे आपको कि जो गुरु द्रोण थे, वो अकेले अर्जुन को ही केवल शिक्षा नहीं दिए थे। गुरु द्रोण के जीवन में न जाने कितने शिष्य परंपरा उनकी अपनी रही होगी, लेकिन विशेष रूप से उनको जाना जाता है अर्जुन के शिष्यत्व के कारण। अर्जुन के प्रतिभा के कारण गुरु द्रोण की पहचान हुई। वह हस्तिनापुर में थे क्या नहीं थे, गुरु द्रोण कितने महाबली थे, कितने पराक्रमी थे, वो इतिहास की बातें रह जाती हैं इतिहास में ही, लेकिन अर्जुन के जरिए वो सामने आती हैं। तो यहां पर महत्व किसका हो जाता है, अर्जुन का, कि जैसा उन्होंने सिखाया वैसा उसने सीखा। और जब द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेने जाते हैं, तो अर्जुन जब निशाना साधते हैं, कड़ाही के तेल में, खौलते हुए तेल में देख करके ऊपर टंगी हुई मछली में निशाना लगाना था, तो गुरुजी ने तो केवल इतना ही संकेत किया था ना कि बेटा अब बताओ तुमको दिख क्या रहा है। तब अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुजी मछली दिख रही है, कहे अभी निशाना मत लगाना। कुछ देर के पश्चात कहें एकाग्रता बनाओ, अब बताओ कि अब क्या दिखा। तब कहे अर्जुन ने कि गुरुजी अब मछली की आंख हमको दिखी। तब गुरुजी ने कहा कि अब लक्ष्य भेद सकते हो, निशाना लगा सकते हो, तुम्हारा निशाना अचूक रहेगा, सीधा जाकर के लगेगा। तब अर्जुन ने निशाना साधा और मछली की आंख में जाकर के लगा। यहां पर केवल निर्देशन का काम उन्होंने किया, बाकी एकाग्रता बनाने का और उन बातों को स्वीकार करने का, उन बातों का अनुसरण करने का टोटल काम किसने किया, अर्जुन ने। तो मैं अच्छा पढ़ा पाता हूं, इसमें मेरी विशेषता नहीं है। आप अच्छा पढ़ते हैं, मन से सुनते हैं, और जब आप मन से सुनेंगे आपको लगेगा कि गुरुजी कुछ ना कुछ नया बताते हैं, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ समझाते हैं, तो वो वैसे ही इंटरटेनिंग हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। आप क्या है कि हम लोग तमाम दिशाओं में दिमाग एक ही समय में दौड़ाते हैं, एक ही समय में हमारा दिमाग विभिन्न दिशाओं में चलता है। हमको इस चीज से बचना चाहिए, हमको एकाग्रता पर ध्यान देना चाहिए। एकाग्रता हम अपने लक्ष्य पर बनाएं, जो कार्य हम कर रहे हैं एक समय में एक ही कार्य करें। तो जब आप एक समय में एक ही कार्य करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी सफलता से वंचित कर दे, दूर कर दे। उमराव जान का एक गाना है कि बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी गर ठान लीजिए। तो मानने भर की जरूरत है। आप किसी को यदि गुरु मानते हो, गुरु मान लो, बड़ा भाई मान लो, आदर्श मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसकी बातों का अनुसरण करना शुरू करिए। आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे, आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। और जहां कहीं आप में यह भाव पैदा हो जाए, अब गुरु जी कह रहे हैं कि अर्जुन से कि बेटा मछली दिखी कि मछली की आंख दिखी। अर्जुन कहता है गुरु जी मछली की आंख दिखी। तो गुरु जी कहते हैं कि अब बेटा निशाना साध दो। अब वही अर्जुन ये कह देता कि लेता तो ही निशाना मार दा, बहुत निशानची भय है, तो है ना। अगर अर्जुन ये कह देता कि बहुत बड़े निशानेबाज हैं तो आप ही निशाना साध लीजिए। तो आज की जो शिष्य परंपरा है कुछ ऐसी ही है, आज की शिष्य परंपरा कुछ ऐसी ही हो गई है कि गुरुजी अगर निशाना साधना बताते हैं तो शिष्य ही सोचने लगता है कि इतना बड़े निशानची हैं तो इनका निशाना काहे नहीं फंसा। तो जरूरी है कि जो गलतियां हमने की अपने जीवन में,
वो आप दोहराएं। जिसके पास अनुभव ज्यादा होता है उसके पास पीड़ा और समय की मार भी ज्यादा होती है। आप जीवन में ये प्रयास करो ना कि ज्ञान प्राप्त करके अनुभव, दूसरे का अनुभव महसूस करके सफल हो जाओ, उसी में आपका जीवन सफल हो जाएगा। हूबहू अनुभव लेने का जिस दिन प्रयास करेंगे, समय बहुत सी चोट आपको देगा। निश्चित रूप से आप अनुभवी व्यक्ति रहेंगे, लेकिन उस अनुभव का जरूरी नहीं है कि कहीं सकारात्मक इस्तेमाल हो। जैसे अगर हम आपसे कहें, मान लेते हैं कि अगर आप आम नहीं खाए हैं और हमारे पास आम खाने का अनुभव है, तो हम कहेंगे कि बेटा आम मीठा होता है ना। आम क्या होता है? मीठा होता है। हम आपसे यह अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन आप इस आम के मीठे होने का स्वाद महसूस नहीं कर पाएंगे। आम के उस मीठेपन के स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो हमारे पास है। लेकिन जीवन में आपने जो भी कहीं मीठा खाया होगा, आप उस मीठे से जरूर तुलना कर लेंगे और निश्चित कर लेंगे कि आम मीठा होता है, आपको यही करना है। लेकिन आप जिस दिन ये उतर जाएंगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि आम मीठा होता है, लेकिन कैसा मीठा होता है? क्या चीनी के जैसा मीठा होता है ना? क्या मिठाई के जैसा मीठा होता है? जब आपके दिमाग में ये तमाम सवाल जवाब उठने लगेंगे और आप कहेंगे कि तब हम खा करके देखेंगे कि अनुभव कैसा होता है, तो आम खाने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप समय चक्र दौड़ेंगे, आपकी उम्र सीमा समाप्त होगी। बेहतर होगा कि आप गुरु जी के बताए हुए आदर्शों पर चल लीजिए और मान लीजिए कि आम मीठा होता है। जीवन में जो कुछ भी मीठा खाए हैं उसी से को रिलेट करके इस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्थायित्व प्रदान करवा दीजिए। आपके पास नया नॉलेज हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, ये सारे अनुभव जो अध्यापक द्वारा आपको समझाए जाते हैं, ये किसी न किसी मोड़ पर आपके जीवन में जरूर मिलेगा। आपको वह एग्जैक्ट अनुभव आपके पास निश्चित रूप से एक दिन दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि ज्ञान आपके पास है तो अनुभव आपसे बहुत दूर नहीं रह पाएगा। वह भी भागते हुए आपके चरणों से लिपटेगा। तो उस दिन आप बुद्धिमान होंगे, आप वैज्ञानिक होंगे, आपका व्यवहार परिमार्जित व्यवहार होगा, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात को? तो इसलिए हमारे जीवन में हमको एक गुरु जरूर बनाना चाहिए और उसके आदर्शों पर हमको चलना चाहिए। अगर जीवन में हम कुछ करने की और कुछ बनने की ठान रहे हैं तो इसलिए मैं समझाता हूं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आप अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए लोग हो और इसका बहुत जबरदस्त अनुभव हमारे पास है। इस अनुभव से आप लाभ उठा करके सेलेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो अनुभव देते देते हम भी सेलेक्ट हों, यह आवश्यक नहीं। लेकिन यह जरूर है कि यदि आप उस अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम वो गलतियां आपको करने नहीं देंगे जो हमने की। इसीलिए इसीलिए ट्यूटर होता है, एजुकेटर होता है, और कोई रोल नहीं। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में बहुत ज्यादा आपसे श्रेष्ठ हैं। कोई व्यक्ति कभी भी पूर्ण हो नहीं सकता है, पूर्णता किसी के पास नहीं आती। हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, लेकिन अनुभव होता है परिस्थितियों का। अनुभव व्यक्ति के पास होता है परिस्थितियों का, और जिस परिस्थिति का अनुभव किसी व्यक्ति के पास है और उस परिस्थिति में यदि हम फंस रहे हैं, तो जरूरत होती है कि आप उस व्यक्ति से कुछ अनुभव ले लें ताकि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। हम बार बार आपको समझाते रहते हैं कि आप सुपर टेट की परीक्षा होगी, किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्का मत मानो, क्योंकि हमने एक गलती की थी। हमने कहा सोचा था कि हमारी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, हमारी संस्कृत बहुत स्ट्रांग है, हमारी साइकोलॉजी बहुत बढ़िया है, हम करंट्स पढ़ लेंगे। रट लो सीरीज चलाते थे रवि सर, हम उसको पढ़ते थे। तो हमको लगा कि हम हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी और करंट अफेयर में बहुत मजबूत हैं, बाकी जीके जीएस हमको आता ही है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हमने ये मान लिया। हमने दो विषय को इग्नोर कर दिया। एक विषय कौन था? मैथ। और दूसरा विषय कौन था? इंग्लिश। इसको इग्नोर इसलिए किया क्योंकि दिन भर कोचिंग पढ़ाते थे तो समय नहीं मिलता था, और मैथ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। मैथ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। हमने इन दोनों विषयों को हल्के में लिया, और यही दो विषय ऐसे थे जो हमको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिए।
उसके बावजूद भी 100 अंक तक हम पहुंचे थे, जिसमें से हिंदी संस्कृत में हमने पूर्णांक लिया था। हिंदी संस्कृत में एक भी गलती नहीं हुई थी, चाहे वो यूपी टेट की बात रही हो, चाहे सुपर टेट की बात रही हो, एक भी गलत नहीं हुआ था, सारे के सारे सही हो गए थे। उसके बावजूद भी हम 100 तक पहुंचे, एकेडमिक कम होने के कारण बाहर हो गए। तो हम अगर यहां पर सीरियस हुए होते, मैथ और इंग्लिश में हम थोड़ा सा ध्यान रखे होते, यहां पर कुल मिलाकर के हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए थे? 8। अगर हम इस क्वेश्चन की संख्या को हम 16 पहुंचा पाए होते, 30 में से 15 पहुंचा पाए होते, 50% ही पहुंचा पाए होते, अगर इसमें से मैथ और इंग्लिश में से 30 के जगह अगर हम 15 क्वेश्चन सही कर पाते तो हम कितना पर होते? 115 पर होते। और जब 115 पर होते तो गारंटी तौर पर हम सिलेक्शन की लिस्ट में होते, आज किसी प्राथमिक विद्यालय पर होते। वो मैं टीचर बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये बाद का मुद्दा है, समझ रहे हैं बात को? टीचर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बात का मुद्दा है। मामला ये है कि जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस हमारे पास है कि कहाँ आपको चूक नहीं करना है, कहाँ गलती नहीं करनी है। तो ये एक्सपीरियंस जरूर लिया करो और उस हिसाब से मेहनत किया करो। फिर किसी दिन विज्ञापन आए तो हम आपको डिटेल आपकी रणनीति को समझाएंगे, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। वो समय जब आएगा तो उस समय पर हम आपको समझाएंगे कि आपको करना क्या है। चलिए आज यहीं पर रोकते हैं। मोटिवेशन आज पहली बार हमने क्या आप लोगों का किया है। आइंदा हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमारा सब्जेक्ट ही मोटिवेशन का सब्जेक्ट है।